वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की फिज़िकल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर जो अभी हम कर रहे थे ये करेंगे आज हम, क्योंकि ये जो सीबीएसई ने अपलोड कर दिया 2020 से 2021 का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो सीबीएसई जो सैम्पल पेपर अपलोड करती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम करेंगे 17 क्वेश्चन। हमारा ये है, नीचे दिए गए स्कूल के स्वास्थ्य जांच की एमआई डाटा है। अब जो नीचे इन्होंने जो दिया होगा डायग्राम दिया है तो उसमें बीएमआई डाटा दिया गया है। हमने पढ़ा था बीएमआई डाटा किस लिए होता है, किसी का भी जो वेट है वो अंडर वेट है, सही है, किस तरीके का वेट है, इस तरीके को नापने के लिए दिया जाता है। तो हमने जो सेकंड चैप्टर उसमें से पढ़ा था। यहाँ पर जो डायग्राम ऊपर हमें यहाँ पर दिया गया है, इसी को इन्होंने नीचे दिखाया है कि जो ये ईंटें दिखाई गई हैं जिस एरिया में, तो वो क्या है, वो 18.5 से लेकर 24.9 तक का बीएमआई है। इतनी ज़्यादा जो जनसंख्या है उसमें ये बीएमआई है, इतने से लेकर इतने तक का। और जो यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, ये क्या है, हमारी सीधी सीधी लाइनिंग दिखाई गई है इस वाले में। तो ये क्या कहाँ पर है, ये हमारा ये वाला एरिया है। अगले देखिए, जो ये ब्लैक में वाइट डॉट दिखाए गए हैं, इसमें 25 से लेकर 29.9 तक का बीएमआई वाले हैं, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसमें इतनी जनसंख्या जो है वो 25 से लेकर 29.9 तक के बीएमआई वाली है। अब अगली देखिए, 30 से लेकर 34.9 का जिनका बीएमआई है वो एज ए स्ट्रेट लाइन जो है ब्लैक कलर की, यानी कि ये वाला जो है, इतने जो जनसंख्या वाले लोग हैं उनका बीएमआई इतना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमारे सामने यही बोल रखा है कि इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर जो ए लिख रखा है इसका मतलब पहला क्वेश्चन है, छात्र की प्रमुख जनसंख्या की श्रेणी में आती है। तो प्रमुख जनसंख्या का मतलब है जो अत्यधिक जनसंख्या है वो कौन सी श्रेणी में आती है, वाली जनसंख्या ज़्यादा है हमारी। तो आप देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये 18.5 से लेकर 24.9 तक का बीएमआई है इन लोगों का जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या है, ये होता है बिल्कुल सामान्य बीएमआई, यानी कि जिसका वेट सही होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सामान्य जो भार वाले हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही है। एक बार ये भी चार्ट देख लीजिए बीएमआई का, जिसमें अल्प भार कितना होता है, जिसका बीएमआई 18.5 से कम होता है वो अल्प भार में आते हैं। सामान्य भार के अंतर्गत 18.5 से 27.9 तक के आते हैं। अति भार में आता है 25 से लेकर 29.9 तक। स्थूल वर्ग, यानी कि अति भार की जो फर्स्ट स्टेज है, जिसका वेट बढ़ गया है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो 30 से लेकर 34.9 तक आती है। उसकी जो सेकंड स्टेज है वो 35 से लेकर 39 तक आती है, 39.9 तक। देखिए 40 से ज़्यादा वाला जो है यहाँ पर, यानी कि 40 से जितना भी 41 हो गया या 100 तक कितना भी बीएमआई है वो इसके अंतर्गत आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये साइन है, ये क्या है, जिसके साइड मुंह खुला हुआ होता है। देखिए जैसे इस साइड ये मुंह खुला हुआ है और यहाँ से इसकी चोंच बंद है। जहाँ से ये चोंच बंद होती है वहाँ पर क्या होता है, वो छोटा होता है, जिसका मुंह खुला हुआ, यानी कि वो और खा सकता है। वहाँ पर क्या होता है, उसका वो उससे ज़्यादा होता है, यानी कि 40 क्या इस साइड लिखा गया है और इसके इस साइड कितना भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन दोबारा से इस साइड आ गया है कि जो इसकी प्रमुख जनसंख्या जो थी, अभी हमने देखा जो ईंटें थी वो कहाँ पर थी, उसके अंतर्गत कौन से श्रेणी के आते हैं। तो उसके अंतर्गत सामान्य वजन वाले आते हैं, क्योंकि वो 18.5 से लेकर 24.9 तक की थी। तो ये सामान्य भार है, क्या है, इसका सही आंसर है सामान्य वजन। अगला देखिए बी, मतलब कि इसका सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, स्कूल को निम्नलिखित की संख्या कम करने के लिए एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम विकसित करना होगा। यानी कि किसका भार इतना अत्यधिक है जिसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। किस वर्ग की, जो यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, उसमें से किसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है जिसके लिए क्या है, कार्यक्रम स्टार्ट करना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं ये वाला ही डायग्राम था जो डी ऑप्शन में दिया गया है। तो 30 से लेकर 34.9 तक का जो BMI है उस BMI के जो विद्यार्थी है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है, ये जो BMI है वो अधिक होता है, अति भार के लिए आता है। ये वाला BMI था उसका जो हमने डायग्राम के अंतर्गत देखा था, जो जिसकी स्ट्रेट लाइन थी उसका BMI ये था। तो यानी कि अति भार से भी ज़्यादा है ये। फर्स्ट स्टेज में जो आ जाते हैं अति भार होने के बाद जिसकी फर्स्ट स्टेज आती है वो इसके अंतर्गत, इस BMI के अंतर्गत आते हैं। तो ये BMI दिया गया है और इनके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई गतिविधि कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। इसलिए जो डी ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी श्रेणी अंडरवेट से संबंधित है। अंडरवेट का मतलब होता है अल्प भार। तो अल्प भार क्या होता है, अल्प भार होता है कि जो ये वाला डायग्राम है इसमें इन्होंने दिखा रखा है कि ये क्या है, 18.5 का जो इसका है BMI है, इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी आते हैं। तो ये क्या अल्प भार की श्रेणी में आता है या फिर अंडरवेट की श्रेणी में आता है। जो इसका ऑप्शन बी है वो इसका सही है। हमारे सामने क्वेश्चन है, रमन 12वीं कक्षा का छात्र है और मोटापे, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो CBSE ने चेंजेस किए हैं जिसके अकॉर्डिंग अब अपने दिमाग से तांत्रिक तंत्र संबंधित जो प्रश्न है वो आएंगे, यानी कि दिमाग से करने वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर चैप्टर कर रखा है तो आप उसे इजीली कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ दे दिया गया है। अब इसके द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आपको इनके आंसर देने हैं। 10% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, रमन क्या है, 12वीं कक्षा में पढ़ता है और वह मोटापे से पीड़ित है। तो यहाँ पर हमें क्या बात पता चली, जो रमन है वो क्या मोटापे से पीड़ित है। हाल ही में एक मेडिकल चेकअप के दौरान स्कूल में उन्हें योग आसन का अभ्यास करने पाठ्यक्रम में दिए गए, यानी कि आपके जो पाठ्यक्रम हैं, यानी कि जो चैप्टर 3 है योग और जीवन शैली, उसमें जितने आसन दे रखे वही आसन इनकी जो कक्षाएं हो रही हैं, योग आसन का अभ्यास हो रहा है, वही आसन करवाए जा रहे हैं, उसे बाहर वाले आसन नहीं करवाए जा रहे। यानी कि आपको इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि आप उन आसनों से क्या परिचित हैं, आप जानते हैं उन आसनों के बारे में। और अब देखिए, आसन कौन सा है, मोटापे से ग्रस्त है रमन, तो उसे कौन सा आसन करवाया जाएगा, जो मोटापे के आसन थे ना वही आसन करवाए जाएंगे। और खेलों में भाग लेने की सलाह दी गई है रमन को, एक तो योगासन में भाग लेने की और दूसरा खेलों में भाग लेने की सलाह दी गई है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर जो पैराग्राफ दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कूल में योग प्रशिक्षक ने रमन को प्रदर्शन करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो कौन सा जो योग है वो रमन को करना चाहिए, या फिर कौन सा आसन जो यहाँ पर दिया गया है वो रमन को करेगा अगर रमन, तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आसन करने के लिए कहेगा जो उसके लिए लाभदायक होगा। तो हमें बात ध्यान रखनी है, जो रमन है वो मोटापे से ग्रस्त है तो मोटापे वाले आसन ही कहा जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए भुजंग आसन, भुजंग आसन तो नहीं है मोटापे का। देखिए ख पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन भी नहीं है। सी देखिए वज्र आसन, जो वज्र आसन है वो क्या है, मोटापे का आसन होता है। दूसरी बात वज्र आसन से आपको याद रखनी है, जो वज्र आसन है वो एक ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है, वरना ऐसा आसन कोई नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जा सकता है, गर्भवती महिला भी कर सकती है। तो ये जो बात है इसके दौरान आपको याद रखनी है। तो ये हमारा सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एक मोटे व्यक्ति के लिए BMI सूचकांक है। एक मोटा व्यक्ति किसे माना जाएगा, जिसका BMI कितना निकलेगा। BMI के द्वारा ही तो हम नापते थे कि जो BMI अगर इतना होगा तो उसके अंदर अल्प भार है, अति भार है। तो वो जो BMI है पहले हमें वो देखना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे। आपको उस टाइम पर नहीं दिया जाएगा BMI, आपको जो वो टेबल है BMI की आपको याद कर लेनी है। यहाँ पर जो 18.5 तक का अगर कोई व्यक्ति है वो तो अल्प भार की श्रेणी में आता है, तो ये तो ऑप्शन से कट हो जाएगा। 18.5 से लेकर 24.9 जो BMI है उसमें तो जो सामान्य भार के जो व्यक्ति आते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, तो ये भी कट हो जाएगा। अब देखिए 30 से ज़्यादा, अगर 30 से ज़्यादा BMI है किसका, तो इसका मतलब क्या है, उसकी फर्स्ट स्टेज, मोटापे की जो फर्स्ट स्टेज है वो शुरू हो गई है। अब जो ये 25 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मोटापा है वो शुरू हुआ है पर वो एक लिमिट तक है, उसे हम पूर्ण रूप से मोटापा नहीं कहेंगे। तो अगर सबसे ज़्यादा मोटा व्यक्ति माना जाए तो कौन मोटा व्यक्ति हो गया, जिसकी फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो इसका सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीसरा ही क्वेश्चन है इसके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, मोटापे के कारण रमन भी घुटने के दर्द से पीड़ित है, जिसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है। वो क्वेश्चन करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पैरों का जो अंदरूनी भाग से चलना क्या कहलाता है या फिर पैरों के बाहरी भाग से चलना क्या कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट ये बीच वाली जो फिगर है ये, इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल सीधा नॉर्मल जो पैर होता है उस तरीके से चला जा रहा है। आप ये वाली देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे को दिखाया गया है कि ये पैर ऐसे करके ऐसा है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कहा जाता है, अगर इस तरीके से चला जाता है तो इसे कहा जाता है पैर के बाहरी भाग से चलना, मतलब कि पैर का जो बाहरी भाग है उससे चलना। अब देखिए, आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट वाली फिगर, इसमें जो है ये ऐसे एरो करके दिखाया गया है और इस पैर को कहा जाता है पैर के अंदरूनी भाग से चलना या फिर पैर के अंदर वाले भाग से चलना, जैसे कि ये पैर दिखाया गया है। तो पैर के अंदरूनी किनारे पर चले तो ये नहीं होगा, इसका होगा पैर का इसका जो बी है पैर के बाहरी किनारे पर चलना, ये इसका सही आंसर होगा। आप देखिए सी, हिल्स पर चलना, हिल्स पर चलने का मतलब है जो एड़ियाँ होती हैं उस पर चलना, तो ये गलत होगा, इससे तो और दर्द बढ़ जाएगा। पैर की उंगलियों पर चलना, इससे भी दर्द बढ़ जाएगा। तो पैर के अगर बाहरी किनारे पर चला जाएगा तो इससे क्या होगा, जो घुटनों का दर्द है उसमें वो सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी 3 सूक्ष्म खनिजों की तुलना उनके सूत्रों और लाभों के आधार पर करें। यानी कि कोई 3 सूक्ष्म खनिज ऐसे बताने हमें जिनकी तुलना हमें कैसे करनी है, 3 सूक्ष्म खनिज बताने हैं, उनके हमें स्रोत भी बताने हैं और उनके लाभ भी बताने हैं। स्रोत मतलब कि कहाँ से वो प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म खनिज। तो देखिए आयोडीन जो है वो पहला सूक्ष्म खनिज है, इसे और डिटेल में आपको देखना है तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है सूक्ष्म खनिज के ऊपर, और जो मैक्रो और माइक्रो दोनों के ऊपर बनाई हुई है, और इसके साथ साथ विटामिन के लिए बनाई गई है, जिसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई है जिससे आप याद कर सकते हैं उनके स्रोतों के बारे में और समझ सकते हैं। उसका लिंक अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला सूक्ष्म खनिज यहाँ पर बताया गया है आपको आयोडीन। जो सूक्ष्म खनिज है वो और भी है, पर यहाँ पर आपको 4 ही बताए गए हैं, तो इसमें से कोई 3 लिखने थे इसलिए यहाँ पर 4 बताए गए हैं। पर आप 4 के 4 याद कर लीजिए यहाँ पर जो बताए गए हैं, और जो एक्स्ट्रा जो थे जो हमने कंप्लीट किए थे चैप्टर में वो सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म खनिज के ऊपर तो MCQ भी बन सकता है और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी बन रहा है। अब देखिए जो आयोडीन है ये हार्मोन्स वृद्धि के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके द्वारा ही क्या होता है, हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है शरीर में आयोडीन के द्वारा। अगर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये लाभ बताए गए हैं इतने आपको, अगर ये नहीं होगा तो इससे क्या होगा, जो हार्मोन्स की उत्पत्ति शरीर में नहीं हो पाएगी। अगला देखिए गोटेयर जो है उसके बचाव के लिए भी क्या है, आयोडीन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। गोटेयर जिसे हम हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं, घेंगा रोग का बचाव हम आयोडीन के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे क्या है, घेंगा रोग यानी गोटेयर नामक रोग हो जाता है। अगला मानसिक मंदता, आयोडीन की कमी के कारण क्या हो सकता है, मानसिक रूप से हम मंद हो सकते हैं यानी कमज़ोर हो सकते हैं, इसलिए आयोडीन के हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये 3 लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए इसके जो स्रोत हैं वो क्या है, ये समुद्री जो खाद्य पदार्थ है उनमें आयोडीन पाया जाता है। दूसरा जो नमक है, क्योंकि हम नमक यूज़ करते हैं घर में, आपको तो नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन क्या हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम रोज़ ग्रहण भी करते हैं। अगला मछली में भी क्या आयोडीन पाया जाता है। अगला देखिए आयरन को जिसको लोहा कहा जाता है, इसके द्वारा क्या है, एनीमिया वो एक बीमारी होती है जो लोहे की कमी के कारण, शरीर में जो लोहा खनिज तत्व होता है उसकी कमी के कारण होता है। क्योंकि लोहा क्या करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन नामक, जो शरीर में हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति करने में सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, शरीर में कहा जाए या फिर जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, एनीमिया नामक रोग हो सकता है, जो कि क्या है, जिसका केवल एक ही उपचार है, लोहा।
जो खनिज तत्व है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी कि एनीमिया रोग से बचाव करता है, पहला तो यही हो गया। दूसरा हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति करता है, तो ये दो इसके लाभ हो गए। अगला देखिए इसका जो स्रोत है वो कौन कौन से, इसका स्रोत है ये जिगर में पाया जाता है, जिगर भी एक फल का नाम है, सूखे फल में पाया जाता है और केले में पाया जाता है। आयरन सबसे ज़्यादा केले में पाया जाता है। अगला क्रोमियम, जो क्रोमियम है वो किस काम आता है या फिर इसका लाभ क्या है। क्रोमियम से जो डायबिटीज़ हैं वो क्या है, वो कंट्रोल में रहती है, ना तो बढ़ती है ना ही कम होती है डायबिटीज़। तो यहाँ पर देखिए इंसुलिन, जो इंसुलिन है वो नियंत्रण में रहता है हमारे शरीर में क्रोमियम के कारण। इंसुलिन क्या होता है, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ हमारी बढ़ जाती है। इंसुलिन के द्वारा ही क्या होता है, इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज के द्वारा क्या उसकी उत्पत्ति होती। हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज होते हैं उसके द्वारा जो इंसुलिन है वो रिलीज़ होता है, यानी उसके द्वारा ही क्या होता है, इंसुलिन बनता है। तो जो इंसुलिन है वो इंसुलिन भी एक हार्मोन होता है जो क्रोमियम के द्वारा क्या है उसकी उत्पत्ति होती है। अगर शरीर में इंसुलिन नहीं होगा तो क्या है, डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण भी डायबिटीज़ होती है और इंसुलिन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होती है, डायबिटीज़ होती है। तो क्रोमियम क्या करता है, इंसुलिन को कंट्रोल करता है। दूसरा देखिए मधुमेह रोग, अगर क्रोमियम नहीं होगा शरीर में उपलब्ध, जो क्रोमियम खनिज तत्व है वो नहीं होगा तो क्या होगा, मधुमेह नामक रोग होगा, डायबिटीज़ हो सकती है। अब ये कहाँ से पाया जाता है, सोयाबीन से पाया जाता है, सोयाबीन के अंतर्गत क्रोमियम होता है। काला चना जो है उसके अंतर्गत होता है और जो होते हैं उसके अंतर्गत होता है क्रोमियम नामक जो खनिज तत्व है। अगला तांबा, जो तांबा है वो क्या करता है, तांबा हीमोग्लोबिन की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की सही मात्रा रहती है। अगर तांबा का अगर खाने में हम अपने भोजन में जो तांबा है उसे ग्रहण करते हैं खनिज तत्व के रूप में, ऐसा नहीं है कि जो तांबे की जो चीज़ आती है वो उसे आप तो जो तांबा है उसे ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन सही मात्रा में होता है, जिससे जो रक्त है वो हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन सही होगा तो रेड ब्लड सेल भी हमारे सही होंगे। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर आपको इनकी और डिटेल्स चाहिए तो आपको जो लिंक दी जा रही है उसे जाकर देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसके अंतर्गत हर एक चीज़ बताई गई है। ये अंडा, दालें, हरी सब्जी में पाया जाता है। देखिए इसके और मैया में जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए, स्रोतों और लाभों के आधार पर किसी भी 3 वसा वाले घुलनशील विटामिन की तुलना करें। ऊपर तो हमें सूक्ष्म खनिज के बारे में पूछ रखा था, उसके स्रोत बताने थे और लाभ बताने थे। अब हमें क्या करना है, किसी भी ऐसे 3 जो वसा में जो घुलनशील जो विटामिन है, क्योंकि जो विटामिन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है पानी में घुलनशील विटामिन। तो हमें वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में बताना है, तो चलिए देखिए। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको पहले जो वीडियोस बनाई थी विटामिन वाली चैप्टर 2 की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कीड़ा है, कीड़ा से आप क्या कर सकते हैं, वसा में घुलनशील जो 4 विटामिन हैं, 4 विटामिन होते हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं। के से क्या हो गया, क्या होता है, KIDA, के से क्या है, के से हमारा विटामिन के है, और आई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। तो ये क्या हमारे 4 विटामिन हो गए हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो चलिए अब इनके स्रोतों और इनके लाभों के बारे में देखते हैं। पहला देखिए विटामिन ए, जो विटामिन ए है उससे क्या होता है, अगर विटामिन ए की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, जिससे रात को नहीं दिखता है, वो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला देखिए जेरोफ्थाल्मिया, जो जेरोफ्थाल्मिया है वो क्या होता है, इसमें जो आँखों का पानी होता है वो सूख जाता है, इससे क्या होता है, ये भी एक आँखों का ही रोग है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर आप सोचेंगे यहाँ पे बीमारियाँ बताई गई हैं तो हमने लाभ पूछे थे, तो जो लाभ बताने होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमें रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। अगर लाभ कहें इसके तो हमें क्या करना चाहिए, विटामिन ए लेना चाहिए, जिससे हम रतौंधी नामक रोग से बच सकते हैं।
तो आप इस तरीके से बताएंगे। गीता में होता है पालक में, दूध में, दही में और गाजर में। अगला देखिए विटामिन डी। जो विटामिन डी है वो कहाँ मिलता है और इसके लाभ क्या हैं। जो विटामिन डी है, आप विटामिन डी को कैल्शियम से जोड़कर चलिए। विटामिन डी से क्या होता है, जो कैल्शियम की पूर्ति हमारे शरीर में होती है। हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उसका अवशोषण भी इसके द्वारा ही होता है, और फास्फोरस दोनों का। तो जो कैल्शियम है अगर वह हमारे शरीर में उपलब्ध नहीं होगी तो इससे क्या होगा, हमारे जो दांत हैं, मसूड़े हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण ही ऐसा होता है। दांत जो है हमारे कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए हमारे लिए जो विटामिन डी है वो आवश्यक है दांतों की मजबूती के लिए। जो हड्डियां हैं उनकी मजबूती के लिए क्या है, हमारे लिए विटामिन डी आवश्यक है। और कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए भी विटामिन डी आवश्यक है। अब देखिए कहाँ कहाँ मिलता है हमें। ये सबसे अच्छा जो विटामिन डी है जो बिना पैसे खर्च किए हमें मिल जाता है, ये हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। दूसरा, ये हमें दूध से या फिर दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती जैसे दही हो गई, पनीर हो गया, तो दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनसे मिलता है। इसके साथ साथ जो अंडे की जर्दी होती है उससे भी क्या विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन ई देखिए, विटामिन ई कहाँ से मिलता है हमें और इसके लाभ क्या हैं। जो विटामिन ई है अगर वह शरीर में उपलब्ध नहीं होगा तो इससे क्या है, ये संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मैंने आपको पहले जो वीडियो थी उसमें बताया था, जो फर्टिलिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो और दूसरा जो है ये एड्रेनालाइन ग्रंथि के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, जो शरीर में जो पाचन प्रक्रिया वो क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है अगर एड्रेनालाइन ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करना बंद कर देती है। और ये हार्मोन कब उत्पन्न करेगी, जब विटामिन ई की पूर्ति शरीर में होगी। अगला देखिए त्वचा के लिए भी क्या है, जो विटामिन ए है बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ए क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये कहाँ मिलता है हमें, ताज़ा फल में मिलता है, मक्खन में मिलता है, कपास के बीज में। कपास क्या होती है, रुई होती है, तो कपास के बीज में भी विटामिन ए हमें मिलता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। जो विटामिन के है वो किस लिए ज़रूरी होता है, विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए। रक्त का थक्का जमाने का मतलब है कि जो रक्त है, जैसे कि अगर हमें चोट लग जाती है तो उसकी कवरिंग जो रक्त करता है, चोट लगने के बाद उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो खून होता है वो जम जाता है, रक्त जम जाता है। तो अगर विटामिन के हमारे शरीर में उपलब्ध नहीं होगा सही मात्रा में तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा और खून जो है हमारा ऐसे ही बहता रहेगा और हमारे शरीर में जो रक्त की कमी है हो जाएगी। इसलिए रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन के है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर देखिए रक्त अल्पता का मतलब है रक्त, जो शरीर में रक्त की कमी न होने से भी क्या करता है, विटामिन के हमें बचाता है। और इसके साथ साथ जो एनीमिया जैसा जो रोग है उससे भी विटामिन के हमें बचाता है। तो ये तीन चीज़ें आपने इसे याद रखनी है। अगला देखिए ये कहाँ कहाँ मिलता है, फूल गोभी में प्राप्त होता है, पत्ता गोभी और पालक में प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उपभागों को सूचीबद्ध करते हुए सामान्य खेल चोटों के लिए एक प्रवाह चार्ट बनाएं। यानी कि हमें एक चार्ट के द्वारा समझाना है, सामान्य खेल चोटों का वर्गीकरण करना है, जो हमने चैप्टर 9 में सीखा था खेल और चोटों में। तो जो खेल चोटों का जो वर्गीकरण है वो हमें करना है। तो देखिए खेल चोटों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार होता है, ये 3 भागों में विभाजित होती हैं। तो आपको क्या करना था, ये प्रवाह चार्ट बनाना था, यानी ये चार्ट बनाना था, इसमें आपको दर्शाना था कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। पहला ये मुलायम या कोमल ऊतकों की चोटों में होता है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप चैप्टर 9 की जो वीडियो उसे देख सकते हैं। मुलायम और कोमल ऊतकों की चोट होती है, दूसरी होती है अस्थियों की चोट जिसे हड्डियों की चोट कहा जाता है, और तीसरी होती है जोड़ों की चोट। वो इन भागों में विभाजित होती है, पहला कंटिन्यूशन, दूसरा खिंचाव, मोच, रगड़, खरोच, घाव या फिर कटना। अस्थियों की जो चोट होती है जिसे हड्डियों की चोट कहा जाता है वो इस प्रकार से होती है, साधारण अस्थिभंग, विवृत अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग, कच्ची अस्थिभंग, भूखंड अस्थिभंग, पछड़ी अस्थिभंग, दबा हुआ अस्थिभंग। और जोड़ों की जो चोट है उसका वर्गीकरण इस प्रकार होता है, हड्डियों का सरकना जिसका कोई भाग नहीं है, दूसरा है हड्डियों का अलग होना, विस्थापन जिसे कहा जाता है, जो हड्डियां जब अलग हो जाती है अपने स्थान से हट जाती हैं, विस्थापन कहा जाता है। निचला जबड़ा या फिर कंधे, घुटने व कुल्हे के जो जोड़ है उनका विस्थापन हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको खेल चोटों का जो वर्गीकरण है अच्छे से आना चाहिए, किस प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है।
और इसके साथ साथ अगर आपको और अच्छे से समझना है कि कंटिन्यूशन क्या होता है, कोमलुत्कों की चोटें क्या होती हैं, तो आपको चैप्टर 9 देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन में केवल यही पूछ रखा है कि खेल चोटों का वर्गीकरण करके समझाना है हमें, तो ये हमारे यहाँ पर हो गया है। इसी के साथ जो वीडियो है यहाँ पर ही हमें पॉज करनी होगी और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।